फॉर्मर एमएलए अजय भारती जी। अजय, स्वागत है आपका। नमस्कार। और बड़ी बात यह कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम से रैली को संबोधित करेंगे और ये रैली 5 अगस्त 2019 के बाद पहली मरतबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और हम आपसे ये भी सवाल पूछना चाहेंगे कि आपने 10 साल के टेन्योर में, लगभग 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 10 साल के टेन्योर में कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए इस एनडीए यानी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने क्या किया इन 10 सालों में? शुरुआत वहीं से करनी है। हाँ, यस जी। अगर आप एक शब्द में उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो कश्मीरी विस्थापित समाज का या कश्मीर के माइनॉरिटी हिंदू समाज को सम्मान के साथ भारत के नागरिक के जितने भी अधिकार हैं वो उनको दिलाना, और उनको जो पहले की सरकारों ने उनको एक अछूत, एक डेमोनाइज करके हुए जो ऑर्फन्स एंड विडोज ऑफ टेररिस्ट्स के साथ जोड़ा था, उसको वहां से डिलिंग करके एक सम्मानजनक नागरिक के नाते जो उनके अधिकार है उनको रिस्टोर करना। ये सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, जिसका समाज से बाहर के लोग अनुभव नहीं कर सकते, उसका अनुमान नहीं लगा सकते। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, दोबारा बोलूंगा। यहां पर जब जम्मू कश्मीर की असेंबली 1996 में दोबारा गठित हुई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहिब चीफ मिनिस्टर बने, तो कश्मीर के हिंदू समाज की ये हालत उनके नजरों में थी कि उन्होंने एक श्रद्धांजलि वाला रेजोल्यूशन लाया, एक कंडोलेंस का रेजोल्यूशन लाया। उन्होंने किन किन के नाम नहीं लिए, मैं प्रमुखता से ले लूं तो मौलवी फारूक, उन्होंने काजी निसार, उन्होंने डॉक्टर गुरु, उन्होंने डॉक्टर फारूक आशय, इन सब के नाम लिए, लेकिन उन्होंने कश्मीरी हिंदू समाज के जो सबसे ज्यादा तब तक हताहत हुए थे उनमें से किसी का नाम लेना पसंद नहीं किया। उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे टिकलाल जी टिपलू या आप प्रेमनाथ भट्ट जी के बारे में नहीं बोलते, उन्होंने लसा कोल जो डायरेक्टर दूरदर्शन थे उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने जूरिस्ट नीलकंठ गंजू जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने एयरफोर्स में मारे गए उन शहीदों का नाम नहीं लिया। तो बाकी पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी ने आते ही सबसे पहला काम किया कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी से विस्थापित हिंदू समाज को सम्मानजनक तरीके से सबसे पहले अलग, उनकी आवश्यकताओं को, उनको डिमांड्स को, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको एड्रेस करने का एक प्रॉमिस निभाया। शब्दों में ही नहीं, उन्होंने कार्यों में भी वो निभाया। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात थी। आपने कहा कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ 2/3 बहुमत था, वो करवा ही सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिजेंटमेंट क्यों नहीं शो की? 1996 में भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक थे, मुझे याद है। जी, निश्चित रूप से की होगी, मुझे उस वक्त की वो नहीं कि, क्योंकि रेजोल्यूशन आया पहले सिटिंग में, उन्होंने जिस ढंग से रेजोल्यूशन पास किया उसमें ये नहीं, रिजेंटमेंट की होगी। मैं उसको चूंकि रिकॉर्ड में नहीं, मैंने जब मैं एमएलसी बना था मैंने रिकॉर्ड खंगाला, उसमें उसके बारे में डिबेट नहीं, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इन्होंने बोला, उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक का नाम बोलने वालों में नहीं है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने किस ढंग से रिजेंटमेंट की या की, लेकिन मेरा विश्वास है की होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि जो सरकार में थे, जिसको आज आप कल इंडी अलायंस बोलते हैं, वो सब लोग इकट्ठे थे, उन्होंने कितना, और ये उन्होंने 70 साल चलाया था कि कश्मीर की माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी को आपने नेगेटिवली इतना डेमोनाइज करना ताकि लोग उनके साथ एक तरीके से नफरत करें। और मैं खासकर इसमें 2 नामों पर आपको बोलना चाहता हूं, डॉक्टर गुरु और डॉक्टर आशाई के बारे में। वो कौन थे? अगर आप यासीन मलिक का सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन थे, और इस सरकार की जो उससे उस 96 में बनी, उनके साथ हमदर्दी क्यों थी। अजय जी, 2014 से 2018 तक आपको भी मौका मिला था सरकार का हिस्सा बनने। जी, ये त्रुटियां थी, उनको दुरुस्त किया जा सकता था। मैं कह रहा हूं ये इतिहास बन चुका है कि असेंबली में पास हो गया और इन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जिसमें एक भी कश्मीर हिंदू नहीं है।
और किसी भी फील्ड से नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक फील्ड से छोड़ दीजिए, किसी भी फील्ड से नहीं है, और लिप सर्विस करते रहेंगे कि आपका एजुकेशन में, मेडिकल में, एकेडमिक्स में बड़ा योगदान है, लेकिन उसके बारे में चर्चा वहां पर जहां पर मैटर करता था वहां पर चर्चा उन्होंने नहीं की। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैनिफेस्टो को छोड़ दीजिए, जब पहली बार 2014 के बाद मई मास में जो तत्कालीन ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने जब पहला अभिभाषण दिया तो वहां पर सबसे पहले कश्मीर के विस्थापित समाज का जिक्र सम्मान ढंग से, मैंने कहा सम्मानजनक ढंग से किया। और उसके बाद जो एक बजट आया, पहले ही बजट में स्वर्गीय अरुण जेटली जी उन दिनों फाइनेंस मिनिस्टर थे, 2000 करोड़ रुपए का एक अमाउंट अलॉट किया इस समाज की जो सुविधाएं, जो कैंपों में इसमें जो बेसिक एम्यूनिटीज थी उनको अटेंड करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जो बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि समस्या समाज के सामने इतनी ज़्यादा है, हर एक समस्या हल नहीं हुई है, ये निश्चित रूप से है, लेकिन इसको बाकी पार्टियों के साथ जोड़कर कहना कि सब पार्टियां ऐसी ही है, ये बिल्कुल नाइंसाफी है, ज्यादती है। कांग्रेस पार्टी ने जो बहुत बड़ा, जिसमें 5 कैटेगरीज के लोग रखे थे, वो सारा रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज 1600 करोड़ का बनाया था। यहां तो सिर्फ एक किस्त में 2000 करोड़ रुपए दे दिए। यहां के कैंपों से लेकर जो ट्रांजिट कैंपों तक, वहां तक सिर्फ फेस लिफ्टिंग और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इसमें रिटर्न रिहैबिलिटेशन नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के हिंदू समाज के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, वैसे हर एक के साथ, ये विशेष आपने विशेष एक समुदाय का जिक्र किया, मैं ये कह रहा हूं कि हर एक के साथ, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल साफ एक तरीके से घोषणा है कि भारत में अब सिर्फ 4 जातियां हैं, वो है युवा, वो है गरीब, वो है महिला और वो है किसान। इसलिए हर समाज के साथ न्याय हो, उसी में कश्मीर के हिंदू समाज के साथ भी जो जाति हुई है उनके साथ भी न्याय हो, ऐसा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से एक डेलीगेशन मिला था और उसने कहा था कि सिवाय कांग्रेस के किसी भी सियासी जमात ने कश्मीरी माइनॉरिटी के साथ कोई ढंग से कोई उनका भला नहीं किया है। नेहरू अपने राहुल गांधी जी की जानकारी इतिहास और इसके बारे में कितनी है वो सब जग जाहिर है, उसमें कोई नया वो करने के लिए नहीं है। लेकिन कश्मीर का हिंदू समाज या कश्मीर को देखने वाले, जानने वाले जानते हैं कि ये जो चलियो गलियो नारा जो लगाया था, चलियो गलियो या रलियो, उसका अगर पॉलिटिकल कवरिंग, अगर उसको एक रैपर दे दिया था, वो राहुल गांधी जी के परनाना इन्होंने दे दिया था जवाहरलाल जी ने। जब वो कश्मीर आए थे, उन्होंने सोपोर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एनुअल कन्वेंशन था उसको एड्रेस करते हुए बाद में 1945 में शीतलनाथ में कश्मीर के हिंदू समाज के साथ जोड़कर भी कहा था कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जुड़ोगे तो यहां से निकल जाओ, एक तरीके से ये कहा था। तब आपका यहां पर कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने न्याय, अगर वो अन्याय को न्याय कहते हैं तो उन्होंने भरपूर किया है। राहुल गांधी की दादी का लेटर है कि उन्होंने खुद अपने को असहाय माना कि मैं कश्मीर में हिंदू और बौद्ध के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूं। वो चिट्ठी जो उन्होंने डॉक्टर मित्र को लिखा था वो नेट पर अवेलेबल है, कभी भी आप उसको देख सकते हैं। इसलिए इतना अगर वो अन्याय की जो भाषा परिभाषा है उसको न्याय मानते हैं तो उन्होंने बहुत किया है। अजय जी, आपके पास डबल इंजन की सरकार थी, 2014 में यहाँ भी सरकार बनी, दिल्ली में भी आपकी सरकार थी। आप जो आपकी लैंड, हिंदुओं की लैंड को इंक्रोच किया गया था, जो रिलीजियस प्लेसेस की लैंड को इंक्रोच किया गया था, वो खाली करवा लेते और साथ साथ उनको पनिश करते जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, आप जानते हैं कि जिस कोएलिशन में हम थे उसकी कुछ मजबूरियां निश्चित रूप से थी, लेकिन उन मजबूरियों के बावजूद भी यह इशू बहुत प्रोमिनेंस के साथ लाया गया। और अगर हम उस टाइम पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो जो ही 2019 में जब यहाँ से एक विभाजनकारी, विघटनकारी 370 समाप्त हुआ तो आप देखेंगे कि
ये जो लैंड एनक्रोचमेंट के बारे में लॉ को, कानून को मजबूत किया गया। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स को और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को ये ऑथराइज किया गया कि जो ही वो सेटिस्फाई हो तो वो फोर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे उसके बाद काफ़ी ज़मीन रिट्रीव हुई है। हाँ, ये इसमें भी एक तरीके से एक अड़चन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर लाई जा रही है, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 2019 पर मैं विशेष कह रहा हूं, 2019 के बाद ये इशू बहुत ही प्रोमिनेंट के साथ और उसको कानून की दायरे में जितनी भी सुधार किया जा सकता था वो करते हुए इस पर काम चल भी रहा है। कुछ जमीनें निकली है, कुछ और निकालेंगे। वहां पर एक तरीका निकाला गया कि जी हमने नंबरदार को, रेवेन्यू ऑफिसर को हैंडओवर किया है, हम उस पर सेटिस्फाई नहीं है, हमारी सरकार से मांग है। मैंने बार बार लिख कर भी और वैसे भी कह रहा हूं कि उसको एनक्रोचमेंट से पहले जियो टैगिंग करके और एनक्रोचमेंट के बाद जो सिचुएशन है उसकी और डिप्टी कमिश्नर साहब को, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहब को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके माना जाए, ये करने की आवश्यकता है। लेकिन जो हुआ है वो अपने आप में बहुत है। अजय जी, बहुत प्रेस्टिजियस था श्राइन बिल, उसका क्या स्टेटस है? बड़ी कोशिश भी की थी आपने। जी देखिए, श्राइन बिल में कई इश्यूज है, चूंकि अभी वो असेंबली वगैरह तो है नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं और जितनी मेरी पास जानकारी है, जितना मैं अपने लीडरशिप के साथ इंटरेक्ट करता हूं, निश्चित रूप से वो एक मैकेनिज्म के बारे में सोच रहे हैं कि एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए ताकि दोबारा इसमें एक अंतर, विनोद जी, हम सबको समझना चाहिए। अगर आप साउथ में देखेंगे, बहुत सी स्टेट्स में देखेंगे, खासकर साउथ की स्टेट्स में सरकार ने मंदिरों की प्रॉपर्टीज को, मंदिरों की जितना भी रेवेन्यू है उसको इतना मिसयूज किया और खासकर हिंदू समाज के विरुद्ध ही फिर उसको कन्वर्शन के मामले में और उस इस तरह से यूज किया। इसलिए ओवरऑल जो हिंदू समाज है वो इस तरह के एक सिस्टम बनाने से थोड़ा सा कतराता है। ये लीडरशिप के भी मन में एक हेजिटेशन है। लेकिन हम मानते हैं कि चूंकि कश्मीर घाटी में आज जितने भी 1000-1500 मंदिरों की जो जमीनें, प्रॉपर्टीज, आश्रम वगैरह जो है, क्रिमेशन ग्राउंड्स है, चूंकि वहां पर समाज अभी पूरा रह नहीं रहा है, वो उसकी देखभाल नहीं कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वहां नहीं रह रहा है। इसलिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है जिसमें समाज स्वयं उसको देखे। हम ये कह रहे हैं कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जैसे औकाफ ट्रस्ट है, इस तरह से सिर्फ सरकार की मदद चाहिए उसमें, जो उनका दायित्व बनता है। मुझे लगता है कि इस बार जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे लगता है कि इस पर आगे की मूवमेंट हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। अजय जी, आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि आप बड़े शुभ हैं, नाराज हैं। 1996 का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें माइनॉरिटीज का जिक्र तक नहीं किया गया था, आप स्लोगन देते हैं 50 के पार। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो क्या नए तरीके से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, उसको खारिज किया जाएगा? क्योंकि सीधा सीधा कटाक्ष है आपके सेंटिमेंट्स के साथ, वो खिलवाड़ है। निश्चित रूप से वो सिर्फ सेंटिमेंट्स के साथ नहीं, वो एक अपमानजनक बात है। यानी आपने पूरे एक समुदाय को, जिसके हजारों लोग मारे गए, आपने उसकी एग्जिस्टेंस को ही नकारा। जो कश्मीर का एबॉर्जिनी है उसको आपने नाप रहे हैं, दिख रहे हैं कुछ एक्शंस में। वो है कि विशेषकर वो जो पार्टियां जो आजकल बहुत ही बैक फुट पे है, वो इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि टीवी स्टूडियोज में बड़े मैच्योर देखने की बात तो हो रही है, लेकिन ग्राउंड में जब वो चर्चा करते हैं तो हमने देखा कि उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत एक तरीके से पोलराइजेशन कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट से वो शिफ्ट करके वापस अपने पुराने एजेंडा पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस दैट, यहां पर 5 की 5 सीटें जम्मू कश्मीर की अवाम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे, ऐसा हमें साफ दिखाई दे रहा है। अजय जी, सिलसिलेवार पहले हम अनंतनाग डिस्कस कर लेते हैं। अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो खुद लड़ेंगे इलेक्शन, और यानी इंडिया अलायंस अनंतनाग सीट से बाहर है, और अगर महबूबा भी लड़ती है तो एक एज जो है बीजेपी को हो सकता है। देखिए, अगर डिवाइडेड अपोजिशन होता है, नेचुरली एक बेनिफिट होता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको, हमारा इस बार वो थ्रस्ट में, अगर आप देखेंगे चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की कहीं पर भी जाते हैं तो उनका थ्रस्ट पॉजिटिविटी की तरफ होता है। वो अब सिर्फ अपने कामों के लिए, जो अभी तक हुए हैं काम, उसके लिए,
और जो आगे होने वाले हैं। आप एक समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर को भी देश की बाकी हिस्सों की तरह या दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार होना है। हमारे पास अगर आप एनवायरमेंटल जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से पानी कम हो रहा है, ग्लेशियर्स ज्यादा पिघल रहे हैं, तो आपको नई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसे आएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी सोलर मिशन लेकर आए हैं। हर घर पर एक सोलर की बिजली जलेगी, तो एक तो मुफ्त अपने घर में लाइट होगी। तो फ्यूचर चैलेंजेस को कैसे कौन एड्रेस करता है? बाकी के लोग किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं? यहां पर आप 2047 में हमारे पास कौन सी चुनौतियां होंगी, नौजवान को किस माइंडसेट से वो करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात, वो करते हैं नौजवान को इस तरह से स्किल करने की बात ताकि वो आज से 50 साल बाद भी तैयार हो। तो बाकी की जो पार्टियां हैं वो अभी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पार्टी की आइडेंटिटी और वो कम्युनल जो नैरो पॉलिटिकल नैरेटिव है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमारा विश्वास है कि चाहे वो अनंतनाग सीट पर वोटर हो, चाहे वो किसी भी सीट का वोटर हो, वो अपने ही नहीं केवल बल्कि अपने भविष्य की जो जनरेशंस है उनका ध्यान में रखकर, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो जाएंगे। इतना पूरा विश्वास हमको है। अजय जी, पीसीबी बारामूला से खड़ी हो रही है और मुजफ्फर बेग भी शायद माइंड बना रहे हैं। दूसरा उड़ी, करनाह, कुपवाड़ा में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स भी हैं, उसका भी मुझे लगता है कि बेनिफिट आपको मिल सकता है। मैं कह रहा हूं ना कि बिल्कुल हम हर उस तबके के साथ जिनके साथ इतने 1947 से जो जाति हुई है, उसको चाहे किसी भी नाम पर, चाहे उनके समाज के नाते या उस एरिया में जहां पर रह रहे हैं वहां पर अगर उसके साथ न्याय हुआ है तो हमारी उम्मीद है, हमारी अपेक्षा, आशा है कि वो समाज हमारे साथ खड़ा होगा। उनके सामने और कौन हो वो इमेटीरियल होगा, वो मोदी जी के साथ खड़े होंगे। अगर आप आजकल सोशल मीडिया पर देखेंगे कि जो कश्मीर की आम व्यक्ति किस तरह से, खासकर महिला, माता, बहन किस तरह से अपने उस एटीट्यूड को दिखा रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव वोट होगा, निश्चित रूप से पॉजिटिव वोट होगा। इसलिए चाहे बारामूला हो, अनंतनाग हो या श्रीनगर हो, इसमें लोग खुलकर आएंगे और अपने बच्चों के लिए, अपनी नई जनरेशन के लिए, नई पौध के लिए उनको सुरक्षित भविष्य देंगे। इसलिए मोदी जी को चुनेंगे। अजय जी, आपको लगता है कि 370 का एक मरतबा फिर आप सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना आजाद स्टेडियम में कहा कि 370 को हमने संशोधित किया है, 35 से हटाया है, बहुत सारे बदलाव आए हैं, कश्मीर बदल रहा है, तुम हमें यानी भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलनी चाहिए, यानी 370 पे आप खेल रहे हो। उसके बाद एक फिल्म भी है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखिए, 370 के बारे में आज कश्मीर में जो इंटेलेक्चुअल्स में जिनके साथ हमारी भी इंटरेक्शन होती है, वो आज बिट्रेड इसलिए फील कर रहे हैं कि उनको जो गलत जानकारियां दी गई तो इसलिए वो सही नहीं निकली। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी थी, कांग्रेस ने दी थी, पीडीपी ने दी थी, उनको पता नहीं किस तरह से बताया गया था कि ये तो एकदम ऐसी पक्की दीवार की तरह खड़ा है, इसके साथ कोई टच नहीं कर सकता। 370 चाहे पिक्चर हो, वो पिक्चर भी तो वास्तविकता पर बनी है। वास्तविकता ये थी कि वो गलत सारी जानकारियां दी गई थी, अपने मुफाद के लिए, अपने डायनास्टिक रूल को बचाने के लिए की गई थी और उसी को आगे पनपाने के लिए की गई थी। अब अगर नरेंद्र मोदी जी क्योंकि ये देश में अगर आप देखोगे ये लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, मिशन इम्पॉसिबल सा लग रहा था, जब ये करके दिखाया था उस टर्म का अगर कोई वैल्यू है उसको यूटिलाइज करना, मुझे उसमें कोई गलत लगता नहीं है। उल्टा तो हम देख रहे हैं कि अपोजिशन उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाम नहीं ले रहे, हम सिर्फ नाम ले रहे हैं, वो नाम नहीं लेना चाहते, वो आइडेंटिटी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, लेकिन वो बताने से कतराते हैं कि वो आइडेंटिटी कौन सी है। क्या वाल्मीकि समाज यहाँ की आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं है? जो गोरखा समाज यहाँ पर बस गया, क्या वो यहाँ की आइडेंटिटी का? क्या दलित समाज, क्या गुज्जर, क्या पहाड़ी, क्या ये यहाँ की आइडेंटिटी का हिस्सा? सिर्फ कश्मीर घाटी का एक वो हिस्सा जो इन 3 खानदानों के साथ जुड़ा हुआ है, वही आइडेंटिटी है क्या? तो इसलिए उस खानदानी उसको, और फिर आप देखेंगे इंडी एलएनएस की एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन में वो कहां कहां चाह रहे हैं जी, आपके फैमिली पर असर कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि पूरे 140 करोड़ लोग भारत के एक फैमिली है,
एक उस फैमिली को उसके अधिकारों को ध्यान में रखकर उन्होंने अगर 370 का यूज किया, मुझे लगता है उस शब्द का 370 उन्होंने कोई छिप कर नहीं बताया, उन्होंने पार्लियामेंट बताया कि इतनी सीटें हमें दे देंगे आप तो अच्छा रहेगा और एनडीए को 400 पार करा दीजिए। तो ये अपील है, आह्वान है, उसमें लोगों को समर्थन करना चाहिए। लेकिन अजय जी, आपकी टाइमिंग बड़ी अखरती है विपक्ष को। हाँ, आप वास्तविकता जब दिखाते हैं इलेक्शन के आसपास में दिखाते, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरीज हो या फिर दूसरी दिगर, उनको ये देखिए इशू क्या है कि जिसने भी पिक्चर बनाई, अगर वो अपने मार्केट को ध्यान में रखकर कोई चीज कर रहा है तो वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है। आप ये भी तो देख लीजिए, अपोजिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश वो भी तो इलेक्शन के टाइम पर कौन कौन से मुद्दे उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका सिक्का चल नहीं रहा है तो उसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टी है। चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि तभी हम देश को बदल सकते हैं, देश के भविष्य को सुधार सकते हैं। इसलिए लोगों के पास हर उस बात को लेकर जो लोगों को पसंद है उस चीज को बोलना, चुनाव के टाइम में उसको थोड़ा सा और खुलकर बोलते हैं। बाकी काम तो पूरे 5 साल किया है, काम तो पूरे दोनों टर्मों में ठीक से किया है, लेकिन चुनाव के टाइम पर लोगों के पास नहीं जाएंगे तो लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे। लेकिन अब बदलाव को और क्या रह गया है और लक्ष्य क्या है आपका 2024 के बाद? यानी 370 हटाया, मंदिर निर्माण हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, विकसित भारत का नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत की जनसंख्या नियंत्रण पर आप कंसंट्रेट करेंगे? अगर उसके लिए वो आवश्यक है ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, अगर आपके पास लिमिटेड लैंड है, लैंड आप बढ़ा नहीं सकते, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, तो इसलिए आपके हाथ में अगर एक चीज है कि वो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, पॉपुलेशन को सीमित करना, और उसमें पॉपुलेशन की इम्बैलेंसेस भी होते हैं, उसको भी एड्रेस करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के सामने साफ लक्ष्य रखा है कि अब हम वो गई गुजरी थर्ड वर्ल्ड वाली जिंदगी नहीं गुजारने का हमारा मंसूबा है। हम विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री होंगे, एक तरक्की शुदा होंगे, तरक्की याफ्ता मुल्क बनेंगे। इसलिए हम उसकी तरफ, उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। और आज से 25 साल के बाद 2047 में जो चैलेंजेस ह्यूमैनिटी के सामने होंगे, उन चैलेंजेस को आज से ही अपने आप को तैयार करना, उसको एड्रेस करने के लिए अब सिर्फ वेस्ट के ही बातों को सही मानकर हम कुछ ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत बनते हुए सारी दुनिया को, पूरी मानवता को, विश्व जिसको हम वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं, उस पूरी फैमिली को, उनकी कष्टों को, दुखों को दूर करना, इसके लिए भारत के समाज को तैयार करना, भारत को तैयार करना। अजय जी, पिछले 10 सालों में कश्मीरी विस्थापित पंडितों के सम्मान पूर्वक वापसी को लेकर के कोई पेशरफ्ती नहीं हुई है। देखिए, अगर आप देखेंगे हर 2 टर्मों में जो भी काम उन्होंने आगे करना हो, उसके लिए एक तरीके से जैसे शतरंज की बिसात कहते हैं ना कि वो बिछाना, उसके लिए जो ग्राउंड वर्क है वो किया है। पिछली टर्म में भी उन्होंने वैसा किया है। मैं पूरा आश्वस्त हूं कि 2024 के चुनाव के बाद इसमें और आगे काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई बड़ी घोषणा हो सकती है कल? घोषणाओं के बारे में तो मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में भविष्यवाणी करना, उनका अटकलें लगाना, ये रिस्क है। मैं वो रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं। वो जो भी बोलेंगे वो घोषणा ही होगी, वो अच्छा होगा। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।